इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी क्लास 11th एक्सरसाइज 003 चैप्टर 1 पर्सन 1 कथनों के सही युग्म का चयन कीजिए। विकल्पों के सही क्रम की पहचान कीजिए। यहाँ पर कॉलम 1 तथा कॉलम 2 में दिए गए कथनों के सही युग्म को चयन कीजिए। यहाँ पर ए कॉलम 1 है और कॉलम 2 में मैचिंग करेंगे, सही युग्म का चयन करेंगे। यहाँ पर हमारा पहला है ए व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र हमारा छोटे व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग और व्यक्तिगत उद्योग से होता है। तो हमारा ए व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र को मिलाना है हमारे को। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूह के अध्ययन से संबंधित है। एक सेकेंड हमारा टॉपिक है उपलब्ध सीमित विकल्पों में चुनने की प्रक्रिया। और तीसरा है कथन मूल्यांकन निहित है। और फोर्थ है भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होते हैं। तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को हमारे लिए उपलब्ध सीमित विकल्पों में चुनने की प्रक्रिया जो है ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था के आधार पर ही हो सकती है, क्योंकि चुनना और एक फॉर्म में जैसे काम हो, एक उद्योग में काम हो, तो अगर ऐसा होता है तो ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था में आते हैं। इसलिए इसका टॉपिक जो होगा ए का उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया होगा। तो ए का हमारा आंसर होगा, यहाँ हम आंसर लिख लेते हैं। आंसर ए जो मैच करा रहा है वो सेकंड से। फिर हमने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र को, व्यष्टि अर्थशास्त्र उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। फिर हमारा विकल्प बी है चुनाव। चुनाव का अर्थ चुनने की प्रक्रिया से है। तो ये प्रक्रिया कथन के मूल्यांकन निहित भूत, वर्तमान तथा भविष्य के संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होते हैं। ये भी नहीं, फिर संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूहों के अध्ययन से संबंधित है। चुनाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूहों के अध्ययन से संबंधित होगा। तो इसलिए बी का हमारा टॉपिक जो है वो 1 होगा। बी का 1 टॉपिक्स होगा। फिर यहाँ पर वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक कथन। वास्तविक अर्थशास्त्र में कथनों की वास्तविकता होती है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। तो कथन का मूल्यांकन निहित है और भूत, वर्तमान तथा भविष्य के संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित हो सकता है, या संपूर्ण अर्थव्यवस्था का स्तर पर चयन की व्यवस्था समस्या का अध्ययन। तो हम सी को जो हमारा है वास्तविक अर्थशास्त्र वो हमारा भूत, वर्तमान तथा भविष्य से संबंधित होता है और तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होता है। तथ्य और आंकड़े इसमें मौजूद होते हैं जिसको हम आंकड़ों पर आधारित होता है। इसलिए वास्तविक अर्थशास्त्र का संबंध भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होता है। तो इसलिए सी का जो है आंसर 4 हो जाएगा। सी का हमारा 4 टॉपिक है, 4 से है। इसके बाद हमारा ऑप्शन
आदर्शात्मक कथन जो कि भविष्यवाणी करता है, और निर्णय जो होता है कथनों का मूल्यांकन किया जाता है, कथन का मूल्यांकन होता है, कथनी होती है इसमें, इसलिए कथन मूल्यांकन निहित है, इसलिए आदर्शात्मक कथन का हमारा टॉपिक जो होगा वो कथन मूल्यांकन निहित है। तो डी का हमारा थर्ड होगा। थर्ड, डी का थर्ड, डी का हमारा थर्ड रहा। इसके बाद समष्टि अर्थव्यवस्था, जैसे कि हम जानते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था एक बड़े पैमाने पर होती है, पूरे देश से संबंधित हो सकती है, पूरे देश की बेरोजगारी, उदाहरण में पूरे देश की बेरोजगारी, पूरे देश की आय, और ये एक बड़े पैमाने पर होती है। तो इसका जो है हम बड़े पैमाने पर होने से इसको समष्टि अर्थव्यवस्था, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर चयन की समस्या का अध्ययन है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था समष्टि यानी बड़े पैमाने पे, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर चयन की समस्या का अध्ययन है। तो इसलिए हमारा ई का फिफ्थ होगा, यहाँ पर ई फिफ्थ। इसके बाद मानवीय आवश्यकताएं, मानवीय आवश्यकताएं, जैसे कि मानवीय आवश्यकताएं हैं, मानवीय आवश्यकताएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये असीमित और बहुत अधिक हो सकती हैं, इसलिए मानवीय आवश्यकताएं क्या कहेंगे हम इसमें, असीमित हैं, असीमित हैं, इसलिए हम एफ का टॉपिक एथ रखेंगे, असीमित। फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये हमारी जो है अर्थव्यवस्था, फिर आदर्श, और एच है हमारा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। अर्थव्यवस्था में हमारा जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर चयन की समस्या का अध्ययन, व्यवस्था जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका अर्जित करते हैं, ये या क्या होना चाहिए से संबंधित। तो इसमें जो है अर्थव्यवस्था हमारी जो है वह व्यवस्था जिसके द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं, ये व्यवस्था एक अर्थव्यवस्था में आती है, इसलिए जी का आंसर सिक्स्थ होगा। जी का सिक्स्थ। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में हमारा टॉपिक जो है क्या होना चाहिए और से संबंधित है। सो हमारा एच जो होगा वो हमारा 6 नंबर होगा। तो हमने टॉपिक्स मैच किया 6 नंबर। यहाँ पर हमने दोबारा देखते हैं, एक बार और मिला लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉलम 1 और कॉलम 2 को देखा और मैचिंग कर रहे थे। विष्टि अर्थशास्त्र को हमें मिलाना था। विष्टि अर्थशास्त्र जो छोटे पैमाने पर होती है, ये एक फॉर्म से संबंधित है, तो इसमें हमने मैचिंग करना था। तो हमने टॉपिक ले लिया था संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूह के अध्ययन से संबंधित उपलब्ध सीमित विकल्पों में चुनने की प्रक्रिया। तो उपलब्ध सीमित विकल्पों में चुनने की प्रक्रिया को ही हमने सही रखा था, क्योंकि ये एक छोटे एक फॉर्म और एक सीमित हिसाब में है, इसलिए विष्टि अर्थशास्त्र का हमने इसे मिलान किया था। चुनाव करने के लिए हमारे को कैसी अर्थव्यवस्था चाहिए? चुनाव करने के लिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर समूहों के अध्ययन से संबंधित है, इसलिए चुनाव को हमने बी को फर्स्ट रखा था। वास्तविक अर्थशास्त्र जो है, जिसकी वास्तविक अर्थशास्त्र में
हमने भूत, वर्तमान और भविष्य से संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों का जो है संबंधित तथ्यों तथा आंकड़ों पर आधारित होता है, यानी कि इसमें हानि, लाभ और तथ्यों का कैलकुलेशन होता है। तो वास्तविक अर्थशास्त्र को हमने सी को हमने 4 नंबर से मिलाया था, आज 4 नंबर से मिलाया था। इसके बाद हमारे आदर्शात्मक कथन, ये कथनी की मूल्यांकन पर निहित है। फिर समष्टि अर्थव्यवस्था एक बड़ी व्यवस्था में होती है जिसमें पूरे देश में बेरोजगारी और अन्य आय संबंधित जो भी व्यवस्था होती है पूरे देश के हिसाब से, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर चयन की समस्या का अध्ययन अगर करते हैं तो समष्टि अर्थव्यवस्था होगा। मानवीय आवश्यकताएं जो कि असीमित होती हैं, इसीलिए इसका जो है हमने टॉपिक जो है एफ का 8th लिया था। अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो वह व्यवस्था जिसमें के द्वारा एक क्षेत्र के लोग अपनी आजीविका को अर्जित करते हैं, वह अर्थव्यवस्था है। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अनुमानित होते हैं, नीतिपरक होते हैं। तो क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इससे संबंधित है। इसीलिए हमारा एच जो है वो हमारा जो मैचिंग है एच 6 नंबर एच जो है व्यवस्था आदर्शात्मक है, क्या होना चाहिए, तो ये हमारा 7th से होगा, 7 नंबर से। 7 नंबर एच इज 7 नंबर, क्या होना चाहिए, किससे संबंधित है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। निम्नलिखित 1 और 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर ए टॉपिक है दोनों कथन सत्य आ रहे हैं, बी टॉपिक है दोनों कथन असत्य आ रहे हैं, सी कथन सत्य, एक कथन सत्य है, कथन 2 असत्य है, कथन 2 या कथन 2 सत्य है और कथन 1 असत्य है। ये हमारे ए बी सी डी ऑप्शन है, तो हम पढ़ के समझेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है कथन 1, वास्तविक अर्थव्यवस्था या वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविक कथन की सत्यता की जांच होती है और कथन 2 में आदर्शात्मक कथनों के कारण वाद विवाद और की में बहस होता है। फिर वास्तविक कथनों में की सत्यता की जांच होती है। वास्तविक अर्थशास्त्र में वास्तविक कथनों की सत्यता की जांच होती है, सही है। और आदर्शात्मक कथनों में वाद विवाद का महत्व होता है, ये बात भी ठीक है। यानी हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक दोनों कथन सत्य आ रहे हैं, इसलिए हमारा इसका आंसर जो होगा वो ए होगा, ऑप्शन ए। तो हम इसका आंसर लिख लेते हैं, ये हमारा आंसर ए फर्स्ट का ए, जो कि ए हमारे लिए ए है, दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन हमारे सत्य हैं। कथन 2 पढ़ते हैं। कथन 1, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तु खरीदता है। कथन 1, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता अपनी पसंद के अनुसार वस्तु खरीदता है, ये बात सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता का प्रभुत्व नहीं होता, ये गलत बात है। तो हमारा टॉपिक 1 कथन में देखेंगे, कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है, इसलिए इसका जो है ऑप्शन होगा सी, सेकंड का ऑप्शन रहेगा सी। कथन 1,
चुनाव उपलब्ध सीमित विकल्पों में से चुनने की प्रक्रिया है। कथन 2, संसाधन दुर्लभ हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। यहाँ पर चुनाव उपलब्ध सीमिति में चुनाव अगर उपलब्ध है और सीमिति में विकल्पों को चुनने की प्रक्रिया आ रही है तो कथन 1 सही है। और संसाधन अगर दुर्लभ है और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं तो ये बात भी ठीक है। तो हमारा टॉपिक जो है टॉपिक 3 का ऑप्शन हमारा आ जाएगा। दोनों कथन सही हैं, इसीलिए थर्ड का ए। कथन नंबर 4, कथन 1 वास्तविक अर्थशास्त्र भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों पर आर्थिक व्यवहार से संबंधित है। और कथन 2 वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन मूल्यांकन निहित नहीं है। वास्तविक अर्थशास्त्र में भूत, वर्तमान तथा भविष्य के आर्थिक मुद्दों पर आर्थिक व्यवहार से संबंधित है। ये बात ठीक है, वास्तविक अर्थशास्त्र में आता है। और कथन 2 कहता है वास्तविक अर्थशास्त्र में के कथन मूल्यांकन निहित नहीं है। और वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन का मूल्यांकन निहित नहीं है। यहाँ पर वास्तविक अर्थशास्त्र में कथन का मूल्यांकन निहित होता है, कथन का मूल्यांकन होता है, इसीलिए इसका आंसर होगा 4th का सी। 4th का सी। निम्नलिखित कथन ध्यान पूर्वक पढ़िए। कारण सही अथवा गलत लिखिए। निम्नलिखित कथनों को हम ध्यान से पढ़ेंगे और व्यवहार पढ़ेंगे और सही कथन और गलत कथन का कारण भी लिखेंगे। पहला प्रश्न है, आर्थिक समस्या तथा संसाधनों की दुर्लभता एक दूसरे से संबंधित नहीं है। आर्थिक समस्या तथा संसाधनों की दुर्लभता एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि आर्थिक समस्या और दुर्लभता आपस में जुड़े हुए हैं। जितनी अधिक आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ेगा उतनी ही अधिक दुर्लभता का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आर्थिक समस्या और दुर्लभता का आपस में सीधा संबंध है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारे को दिया गया था, आर्थिक समस्या तथा संसाधन की दुर्लभता एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये संबंधित है। जितनी आर्थिक समस्या होगी जितनी आर्थिक समस्या हमारी होगी उतनी दुर्लभता भी बनती है, इसलिए इनका दोनों का सीधा संबंध है। फिर अब हम टॉपिक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न 2, दुर्लभता तब भी पाई जाती है जब कुछ वस्तुएं शून्य कीमत पर उपलब्ध हैं। सही बात है, सही है। दुर्लभता तब भी पाई जाती है जब शून्य कीमत उपलब्ध हो। इसके लिए हम इससे समझेंगे कि वस्तु की पूर्ति से अधिक वस्तु की अगर मांग होती है, वस्तु की पूर्ति से अधिक वस्तु की मांग रहती है, तो शून्य कीमत पर भी जब वस्तु की मांग बहुत अधिक हो तो दुर्लभता की स्थिति बनती है। ठीक है, वस्तु की दुर्लभता जहाँ भी शून्य पे भी दुर्लभता पाई जाएगी, क्योंकि अगर वस्तु की मांग जो है उसकी पूर्ति से अधिक है तो दुर्लभता की स्थिति बराबर बनी रहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 है, अस्पतालों में मरीजों को दी जा रही मुफ्त दवाई एक दुर्लभ वस्तु नहीं है। अस्पतालों में मरीजों को जो दी जा रही मुफ्त दवाई एक दुर्लभ वस्तु नहीं है, तो इसका आंसर होगा गलत।
अस्पतालों में मरीज को प्राप्त मुफ्त दवाई तुरंत प्राप्त नहीं हो पाती है। इसके लिए कई जतन करने पड़ते हैं। इस प्रकार इसमें अवसर लागत निहित हो जाती है और अवसर बनने पर भी कई बार पूरी दवाई हमारे को प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसमें अवसर लागत निहित है। तो अस्पतालों में अगर मरीजों को दी जा रही दवाई जो है, अगर अस्पतालों में मरीजों को जो दी जा रही दवाई मुफ्त दवाई दी जा रही है तो भी ये दुर्लभ वस्तु है, लेकिन यहाँ नहीं होने के कारण ये गलत है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें अवसर लागत निहित हो जाती है, अवसर लागत निहित हो जाता है जो इस प्रकार से है। और अब हम क्वेश्चन 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दुर्लभता के अभाव पर का अर्थ है आर्थिक समस्या का अभाव। दुर्लभता का अभाव हो जाए तो आर्थिक समस्या का भी अभाव हो। जैसे कि अभी हमने समझा दुर्लभता और आर्थिक समस्या दोनों बराबर हैं। अगर दुर्लभता का संबंध और आर्थिक समस्या को हमने बराबर रखा है, इसका सीधा संबंध रखा है, आर्थिक समस्या जितनी अधिक होगी दुर्लभता भी उतनी ही अधिक पाई जाती है। इसीलिए हम दोनों का संबंध बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। टॉपिक है 5, यदि संसाधन का आवंटन में कोई चयन होता है तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ना होता। यदि क्वेश्चन समझते हैं 5 क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन, यदि संसाधन आवंटन में कोई चयन ना हो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, उत्तर हमारा जो होगा वो सही है। उत्तर हम लिख लेंगे इसका, सही है। यदि संसाधनों का आवंटन में कोई वैकल्पिक चयन ना होता है तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र ना होता। यहाँ पर सभी संसाधन, यदि संसाधनों का आवंटन का चयन ना होता तो व्यष्टि अर्थशास्त्र ना होता। सही बात है। अगर ये बड़े पैमाने पे होता, इसका चयन ना होता और ये व्यष्टि, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में भी नहीं होता। ये पूरे संपूर्ण देश, संपूर्ण बेरोजगारी और संपूर्ण व्यवस्था पर आधारित हो जाता है। इसीलिए ये आवंटन का चयन भी ना होता, तो ये हमारा आंसर सही है। यदि संसाधनों का आवंटन कोई वैकल्पिक चयन ना होता तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 6, सभी संसाधन पूरे समय समान रूप से दुर्लभ नहीं होते। ठीक है, सभी संसाधन जो है पूरे समय समान रूप से दुर्लभ नहीं होते, ये बात सही है। भारत देश संसाधनों में बहुत रूपों में धनी है। भारत देश संसाधनों में धनी है और यहाँ पर श्रम, पूंजी और दुर्लभता का अभावपन कम है। ठीक है, तो हमारे देश में अधिक से अधिक संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। वैकल्पिक उपयोग होता है, तो सही है। भारत देश संसाधनों में धनी है और तथा श्रम, पूंजी, दुर्लभता का अभाव पर भी कम है। हमारे देश में अधिक से अधिक
संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग होता है। क्वेश्चन 7 देखेंगे, यदि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग ना होते तो संसाधन का आवंटन की समस्या में उदय ना होता। यदि संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग ना होते तो संसाधन आवंटन की समस्या उदय नहीं होती। सही बात है, संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग ना हो और आवंटन समस्या पैदा ना हो। उदाहरण के लिए समझेंगे, देश में गेहूं से यदि सारा काम निपटना है तो दाल और सब्जी का उपयोग ना हो, ना के बराबर होगा। ऐसा होना संभव नहीं है। यहाँ पर किसी एक चीज़ के होने से और दूसरे की आवश्यकता ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए यदि देश में संसाधन वैकल्पिक प्रयोग ना हो, वैकल्पिक का मतलब एक चीज़ से काम चलता है, तो अगर ऐसा हो तो हमें जो है वैकल्पिक प्रयोग की आवश्यकता ही ना हो। संसाधन का प्रबंधन की समस्या को अगर हम समझें, सही बात यहाँ पे है कि संसाधन का वैकल्पिक प्रयोग है और ना हो तो, अगर ना हो तो आवंटन की समस्या ही ना हो। लेकिन अगर वैकल्पिक प्रयोग हो रहा है तो एक संसाधन की जगह हम दूसरे संसाधन का इस्तेमाल भी करते हैं। जैसे कि उदाहरण में हमने समझा है कि अगर गेहूं से ही सारा काम निपटना होता तो हमें वैकल्पिक प्रयोग करने की आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, इसीलिए दाल सब्जी का उपयोग ना के बराबर होगा। परंतु ऐसा संभव नहीं है। सबका उपयोग, वैकल्पिक प्रयोग भी होना अपनी जगह पर आवश्यक है। वास्तविक कथन सत्य कथन होते हैं। वास्तविक कथन जो है सत्य पर आधारित होते हैं। वास्तविक कथन सत्य पर भी आधारित होते हैं, असत्य पर भी आधारित होते हैं। दोनों का हम क्या करते हैं, अगर उसकी कथनी को सही रूप में करना है तो उसको हम सही रूप में अगर रखना है तो वास्तविक कथन का जो निर्णय आता है वो सत्य पर आधारित होता है। और कथनी में कई बार गलत भी हो सकता है और कई बार हमारा जो गणना है वो गलत भी हो सकती है। ठीक है ना, तो ये गलत है। वास्तविक कथन सत्य भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं, ये वास्तविक कथन में भी संभव है। आदर्शात्मक कथन सुझाव और विचारों व्यक्त करते हैं, तो ये ठीक है। आदर्शात्मक कथनों जो है हमारे विचारों पर आधारित हैं, इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती। आदर्शात्मक कथन जो है सत्य आधारित नहीं, सुझाव और विचारों आधारित होते हैं, लेकिन इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, ये बात ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था 9, आदर्शात्मक कथन सुझाव और विचारों व्यक्त करते हैं। हाँ जी, आदर्शात्मक कथन सुझाव और विचारों को ही व्यक्त करते हैं, इसलिए हमारा आंसर सही है। और आदर्शात्मक कथन सुझाव और विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन इसकी सत्यता की जांच नहीं की जा सकती है, यह आदर्शात्मक कथन में आता है। ठीक है, हमने टॉपिक बहुत आसान से समझा। ठीक है, थैंक यू।